नमस्कार। 5 दशक पहले 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था जिसने देश की राजनीति का भविष्य और भूगोल दोनों ही पूरी तरीके से बदल करके रख दिया था। उससे पहले केंद्र में और अधिकतर राज्यों में भी एक ही पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। लेकिन इस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उस समय की सर्वशक्तिमान कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उत्तर प्रदेश में रायबरेली से लोकसभा के चुनाव को न सिर्फ दोस्तों रद्द कर दिया था, बल्कि अगले 6 सालों तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया था। रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम इंदिरा गांधी के कार्यकाल का वो फैसला, कोर्ट का वो फैसला जिसने कांग्रेस पार्टी का और इस देश की सियासत का इतिहास और भूगोल पूरी तरीके से बदल करके रख दिया था। कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाने के बाद में उनके घटनाक्रमों में इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने की गरज से 25 से 26 जून की आधी रात को देश को इमरजेंसी के हवाले जो है कर दिया था। लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला जड़ने की कोशिश की थी। हालांकि 21 महीनों के बाद में उन्होंने ही देश में लोकसभा के चुनाव करवा करके इमरजेंसी को हटवाया भी था, लेकिन तकरीबन 2 सालों तक जो ये माहौल रहा, ये इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज है। मार्च 1977 में हुए लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। ये दोस्तों वो स्वयं रायबरेली से तथा उनके जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। उसके बाद से केंद्र में और तमाम राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व टूट चुका था। केंद्र में मोरारजी जी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसी तरह से तमाम राज्यों में भी सत्ता परिवर्तन हो गया था। उसके बाद से तो केंद्र और राज्यों में भी सत्ता बदलते जो है रहने का क्रम शुरू हो चुका था। दरअसल 12 जून 1975 का दिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अशुभ साबित हुआ है। इस दिन उन्हें मिलने वाली 3 अशुभ सूचनाओं ने इंदिरा गांधी को बहुत ही ज्यादा व्यथित और परेशान कर दिया था। उनकी मित्र प्रफुल्ल जयकर इंदिरा गांधी जो है अपनी एक जीवनी में लिखती हैं कि 12 जून की सुबह नाश्ते की मेज पर बैठी इंदिरा गांधी को उनके विश्वस्त अतिरिक्त निजी सचिव आर.के. धवन ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उनके बेहद करीबी सलाहकार, नौकरशाह और राजनयिक सोवियत रूस में भारत के राजदूत दुर्गा प्रसाद धर का जो है निधन हो गया था। कुछ दिन पहले ही 57 वर्षीय धर किसी आवश्यक मसले पर विमर्श के लिए इंदिरा गांधी के बुलावे पर मास्को से दिल्ली पहुंचे थे। धर के निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर के लौटी इंदिरा गांधी संभल भी नहीं पाई थी कि परेशान करने वाली 2 और खबरें बैक टू बैक आ गईं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान उनका दरअसल इंतजार कर रही थी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में लिखा है, 12 जून की सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में दरअसल UNI यानी कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के टेलीप्रॉम्प्टर पर फ्लैश न्यूज़ की घंटी बजते ही इंदिरा गांधी के निजी सचिव NK शेषन ने जाकर के देखा। इंदिरा गांधी अपदस्थ, उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। शेषन ने वो पेज फाड़ा और उस कमरे की ओर भागे जहां पर इंदिरा गांधी बैठी थी। कमरे के बाहर उनके बड़े पायलट पुत्र राजीव गांधी मिल गए। शेषन ने उन्हें फ्लैश न्यूज़ का वो टुकड़ा थमा दिया। राजीव गांधी ने उसे दिखाते हुए अपनी मां से कहा कि उन्होंने आपको दरअसल अब अयोग्य ठहरा दिया है और जो रायबरेली की जो कांग्रेस पार्टी की जो सीट थी वहां पर अचानक से तमाम जो सियासी प्यादे थे वो पलट गए। तभी एक और फ्लैश न्यूज़ आती है कि वो 6 सालों तक कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ सकती। फैसले से माहौल गमगीन हो गया था। इंदिरा गांधी गंभीर निर्विकार खड़ी थी। थोड़ी देर में उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेताओं का वहां पर जमावड़ा शुरू हो गया। इसके कुछ देर बाद ही गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के कांग्रेस विरोधी रुझान भी मिलने शुरू हो गए थे। यानी कि इंदिरा गांधी को एक के बाद एक चारों तरफ से ऐसी खबरें मिल रही थी जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका थी। इन 2 फैसलों ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन दोनों फैसलों से इंदिरा गांधी और उनकी सत्ता पर
दोहरी और निर्णायक चोट पड़ी। 12 जून की सुबह 10 बजे हुआ पहला ऐतिहासिक अदालती फैसला निजी तौर पर इंदिरा गांधी की राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और दरअसल संघातिक कहा जा सकता था। समाजवादी नेता राजनारायण की चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त और ईमानदार छवि के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी मानते हुए रायबरेली से उनके लोकसभा चुनाव को अवैध करार दे दिया। तो कांग्रेस पार्टी पर धांधली के ये आरोप अभी 2014 से नहीं लग रहे हैं। जो इंदिरा गांधी थी उनके ऊपर भी धांधली के आरोप लगे थे और कोर्ट में बैठे कट्टर ईमानदार जज ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी थी। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने के साथ ही अदालत ने अगले 6 साल तक उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी पूरी तौर पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास में राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा। अब उनके पास में इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने, प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा और कोई तीसरा लोकतांत्रिक रास्ता बचा नहीं था। कई जानकार मानते हैं कि 25 से 26 जून 1975 की आधी रात से इमरजेंसी लागू होने की जड़ में यही फैसला था। दूसरा फैसला गुजरात की जनता का था, जो उसी दिन शाम को आया, लेकिन उसके रुझान दिन में 11 बजे के बाद ही मिलने लगे थे। विधानसभा के चुनाव में गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को खारिज कर जनता मोर्चा के नाम से साझा विपक्ष को सरकार बनाने का जो है जनादेश दे दिया। यानी कि ठीक उसी दिन एक के बाद एक इंदिरा गांधी को जो है राजनीतिक तौर पर झटके लगे। जनता मोर्चा में संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल, रिपब्लिकन पार्टी जो है, इसके अलावा और भी छोटे पूरे दल शामिल थे। 182 सदस्यों की विधानसभा में जनता मोर्चा को 88 और कांग्रेस को 75 सीटें मिली थी, जबकि चुनाव से पहले इसके पास में 140 सदस्य थे। कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़े पूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के मजदूर किसान लोकपक्ष को 12 सीटें मिली थी और चिमन भाई पटेल और उनकी पार्टी ने भी जनता मोर्चा को समर्थन दे दिया था। संगठन कांग्रेस के गांधीवादी नेता बाबूभाई जसूभाई पटेल गुजरात में पहली जनता सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि इमरजेंसी लागू होने के बाद में मार्च 1976 में चिमन भाई पटेल के पाला बदलने और जोड़ तोड़ के जरिए उनकी सरकार जो है गिर गई थी। मार्च 1971 में हुए संसदीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की दरअसल जबरदस्त जीत हुई थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2/3 से भी ज्यादा यानी कि 352 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी लोकसभा की अपनी पुरानी सीट उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनी गई थी। आप समझिए कि सियासत का खेल किस तरीके से पलटा। पहले जहां पर रायबरेली में लगातार वो चुनाव जीती, चुनाव में धांधली के आरोप लगे, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, 6 साल के लिए पाबंदी भी लगा दी गई कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गई थी। उनके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिद्वंदी राजनारायण ने उनकी इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। समाजवादी अधिवक्ता रमेश चंद्र श्रीवास्तव के जरिए 15 जुलाई 1971 को दायर अपनी चुनाव याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के साथ ही सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने तथा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की। शुरू में तो लोगों ने यहां तक कहा कि विपक्ष के नेताओं ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया और माना कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ में निजी खुन्नस के चलते इस याचिका को दायर किया है। लेकिन बाद में इस मुकदमे में वरिष्ठ अधिवक्ता और संगठन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष शांति भूषण ने चुनाव से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन के बाद में बताया कि याचिका में दम है। वो भी राजनारायण के वकील के तौर पर इस मुकदमे से जुड़ गए। जो आज राहुल गांधी मोदी सरकार पर, भाजपा पर ये आरोप लगाते हैं कि ये पॉलिटिकल मशीनरी से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चुनाव को, ये उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी पहले से ही करती आई हैं। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया है। शांति भूषण ने उसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का उदाहरण दिया। कपूर ने राष्ट्रपति के यहां से अपना इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था। इस मुकदमे में
इंदिरा गांधी के वकील थे प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता कन्हैया लाल मिश्र, लेकिन बाद के दिनों में उनकी सेहत खराब हो जाती है और उसके कारण कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता और बड़े वकील सतीश चंद्र खरे को यह जिम्मेदारी जो है दी जाती है। खरे 1974 में इलाहाबाद से हुए संसदीय उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भी बने थे, लेकिन समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। राजनारायण की चुनाव याचिका पर सबसे पहले जस्टिस BN लोकुर ने सुनवाई की थी। बाद में यह मामला जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की बेंच में ट्रांसफर हो गया था। अब इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप यह भी लगे कि जस्टिस जगमोहन लाल को इंदिरा गांधी की तरफ से लुभाने की भी कोशिश करी गई ताकि जो ये फैसला है कोर्ट का वो उनके हक में आ जाए। 3.5 साल तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद में जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी करके अदालत में तलब किया। 18 मार्च 1975 की तारीख तय की गई। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला ही मौका था जब किसी मुकदमे में किसी मौजूदा प्रधानमंत्री को अदालत ने समन जारी किया हो और उसे अदालत में पेश होना पड़ा हो। उस समय के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामों के मद्देनजर कोर्ट रूम में सिर्फ वैध पास वालों को ही एंट्री दी जा रही थी। इसके बावजूद कोर्ट रूम ठसाठस भरा हुआ था, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री की सदस्यता पर मौजूदा प्रधानमंत्री के ऊपर पॉलिटिकल मशीनरी का गलत उपयोग करके चुनाव में धांधली करने के गंभीर आरोप लगे थे। तो इसलिए लोगों को भी ये उत्सुकता थी कि फैसला क्या आएगा। जितने लोग कुर्सियों पर बैठे थे तकरीबन उतने ही लोग खाली जगहों पर खड़े भी हुए थे। उस दिन सुबह तकरीबन 10:30 बजे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे ही चैम्बर से कोर्ट में आए, लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। फिर सरकारी वकील ने जस्टिस सिन्हा से सवाल किया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब कोर्ट रूम में दाखिल होंगी तो सामने बैठे वकीलों और बाकी लोगों का रवैया क्या होगा, क्योंकि अदालत में सिर्फ जज के आने पर ही उन्हें सम्मान में खड़े होने की परंपरा है। जस्टिस सिन्हा के जवाब में पहले राजनारायण के वकील शांति भूषण ने कहा कि इंदिरा गांधी यहां प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक आरोपी की हैसियत से पेश की जा रही है। इसलिए लोगों का जो रवैया है वो वही होना चाहिए जो एक आरोपी के लिए होता है, जो बाकी आरोपियों के लिए अदालत में पेशी के दौरान होता है। उन्हें बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर यहां देखने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सिन्हा ने भी शांति भूषण की उस दलील को मंजूर करते हुए यह निर्देश दिया कि इंदिरा गांधी के आने पर कोई भी अपनी जगह पर उठ करके खड़ा नहीं होगा। कुछ ही पलों बाद में इंदिरा गांधी मेटल डिटेक्टर से गुजरते हुए कोर्ट रूम में दाखिल होती हैं। उन्होंने पहले हाथ जोड़े और फिर सिर को थोड़ा सा झुका करके जस्टिस सिन्हा का अभिवादन किया। फिर सामने की तरफ जो है नजर उठाई, लेकिन बेहद ताकतवर जो है समझी जाने वाली प्रधानमंत्री के पहुंचने पर भी कोर्ट रूम में जस्टिस सिन्हा के सामने कुर्सियों पर बैठे लोगों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि कोर्ट में यह पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिया जा चुका था कि इंदिरा गांधी को यहां पर बतौर प्रधानमंत्री ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, चुनाव में धांधली करने के आरोप लगे हैं, तो ऐसे में उन्हें एक आरोपी के तौर पर ही इस कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट अर्दली ने इंदिरा गांधी को कटघरे में आने का इशारा किया। वो कटघरे में कुछ देर यूं ही खड़ी रहीं। फिर उनके वकील खरे की गुजारिश पर जस्टिस सिन्हा ने उन्हें एक कुर्सी मुहैया करवाई और बैठे बैठे ही जवाब देने की इजाजत भी दी, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री कटघरे में खड़ा रहना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए एक उन्हें कुर्सी मुहैया करवाई गई। राजनारायण के अधिवक्ता रहे रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने इलाहाबाद में उनके निवास पर हुई एक मुलाकात में इस लेखक को बताया कि कोर्ट रूम में पहले जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी से कुछ सवाल किए। इसके बाद में कोर्ट की इजाजत से राजनारायण की ओर से शांति भूषण ने उनसे जो है पूरे तकरीबन 4 घंटे और 20 मिनट तक जिरह की। ज्यादातर सवालों के जवाब खुद इंदिरा गांधी ने ही दिए, जबकि कुछ मामलों में उनकी तरफ से उनके वकील सतीश चंद्र खरे ने उनका पक्ष रखा। बाद में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बने श्रीवास्तव के मुताबिक कोर्ट रूम में इंदिरा गांधी तकरीबन 5 घंटे तक मौजूद रहीं। आप लोग समझिए कि उस समय जो जज थे उन्होंने 5 घंटे तक देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को बैठा करके रखा और सुनवाई की, लेकिन उनके वकील को छोड़ करके इस दौरान कोई भी उनके पास में नहीं गया। शांति भूषण के तीखे सवालों से वो कई बार नर्वस भी हुई, लेकिन ज्यादातर सवालों का जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया।
उनके माथे पर कई बार पसीने की बूंदें भी जो है साफ तौर पर नजर आ रही थी। 3-4 बार तो उन्होंने रूमाल का भी सहारा लेना पड़ा। कोर्ट रूम में उन्होंने कई बार पानी भी पिया। तकरीबन 5 घंटे की सुनवाई के बाद में जब वो वापस जाने लगी, तभी कोर्ट रूम में मौजूद कोई भी शख्स अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ। यानी कि प्रधानमंत्री के आने और प्रधानमंत्री के जाने तक किसी की तरफ से जो है इंदिरा गांधी का अभिवादन नहीं किया। सब लोग कुर्सी पर बैठे रहे। उनके वकील सतीश चंद्र खरे इस बार जरूर उनके साथ में बाहर निकले। कोर्ट रूम के बाहर तमाम लोग इंदिरा गांधी से मिलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिली और सीढ़ियां उतरने के बाद में सीधे अपनी कार में बैठ करके निकल गईं। बाहर हाईकोर्ट के गेट पर उन्होंने प्रदर्शनकारियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे कि पॉलिटिकल मशीनरी का इस्तेमाल करके 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो रायबरेली से जीती हैं। उनका समाजवादियों ने हाईकोर्ट के उस गेट पर जहां से गांधी का काफिला बाहर निकलने वाला था, उन्हें काले झंडे दिखाने की योजना जो है बनाई गई थी। प्रधानमंत्री के साथ में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के मद्देनजर यह काम असंभव सा था, लेकिन इसे संभव बनाया गया। सफेद कुर्ते के नीचे काले झंडे लेकर के जो है वहां पर एक एक करके लोग पहुंचे और निर्धारित स्थान पर पहुंच गए और इंदिरा गांधी के काफिले के बाहर निकलते ही लोगों ने काले झंडे जो है उनके विरोध में दिखाने शुरू किए और उनके खिलाफ में नारेबाजी भी की। पुलिस पीएसी के जवानों ने प्रदर्शनकारियों का स्वागत लाठी डंडों से किया और फिर बगल के सिविल लाइंस थाने की जो हवालात थी उसमें उनको ठूंस दिया गया था। इंदिरा गांधी की पेशी और 2 और तारीखों पर सुनवाई के दौरान अदालत के रुख को देखकर ही उन्हें और उनके समर्थकों का अंदाजा लगने लगा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ ही जाने वाला है। ऐसे में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें भी शुरू की गई। यानी कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा पूर्व सीजेआई जो है चंद्रचूड़ के यहां जब पूजा करने के लिए पहुंच गए तो राजनीति होने लगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक हाईकोर्ट के जज को कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डीएस माथुर इंदिरा गांधी के निजी डॉक्टर केपी माथुर के करीबी रिश्तेदार थे। जस्टिस सिन्हा के घर पर जस्टिस माथुर अपनी पत्नी के साथ में पहुंचे और उन्होंने जस्टिस सिन्हा से कह दिया कि अगर वो राजनारायण वाले मामले में सरकार के अनुकूल फैसला सुनाते हैं तो उन्हें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जज बना करके भेज दिया जाएगा। यानी कि इंदिरा गांधी ने अपना दूत भेज करके हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन इसका जस्टिस सिन्हा पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। जस्टिस सिन्हा पर फैसला टाल देने से लेकर के कई अन्य तरह के दबाव भी बनाए गए। शांति भूषण के बेटे और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण अपनी पुस्तक द केस दैट शूक इंडिया उसमें लिखते हैं कि जस्टिस सिन्हा अपना फैसला सुकून के माहौल में लिखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही अदालत बंद हुई, इलाहाबाद के एक कांग्रेसी सांसद रोज रोज उनके घर पर आने लगे और इस पर सिन्हा को उनसे कहना पड़ा कि वो उनके यहां न आए। जब इसका भी कोई असर नहीं हुआ तो वो अपने ही घर से गायब हो गए। उनके यहां आने वाले हर किसी से कहा गया कि वो उज्जैन में अपने भाई के यहां पर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एक फोन कॉल तक रिसीव नहीं किया। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि जस्टिस सिन्हा ने 7 जून तक अपना फैसला दरअसल डिक्टेट कर दिया था। तभी उनके पास में चीफ जस्टिस माथुर का देहरादून से फोन आया। यह फोन चीफ जस्टिस का था, इसलिए उन्हें उनसे बात करनी पड़ी। माथुर ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कानूनी मामलों को देखने वाले अतिरिक्त सचिव पीपी नैयर ने उनसे अनुरोध किया है कि फैसलों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। क्यों फैसला यह स्थगित कर दिया जाए? ताकि उससे 8 जून को होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव जो है प्रभावित न हो। वो चाहते थे कि फैसला हाई कोर्ट में जो ग्रीष्म अवकाश होता है उसके बाद में जुलाई में सुनवाया जाए। तो आप लोग समझिए कि इंदिरा गांधी ये भांप चुकी थी कि जस्टिस सिन्हा उनके खिलाफ ही ये फैसला सुनाने वाले थे, इसलिए बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जा रही थी एक के बाद एक कि इस फैसले को इन्फ्लुएंस किया जा सके। माथुर ने नैयर के हवाले से यह संकेत भी दिया कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री न्यायाधीश नियुक्ति करने के लिए उनके नाम पर विचार हो रहा है। आप लोग समझिए कितने बड़े पैमाने पर रिश्वत जो है देने की कोशिश। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि यह सुनते ही जस्टिस सिन्हा नाराज हो गए और वो तुरंत हाईकोर्ट गए और रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि वो दोनों पक्षों को सूचित कर दें कि फैसला 12 जून को सुनाया जाएगा।
यानी कि एक जज को खरीदने की कोशिश इंदिरा गांधी की तरफ से की जाती है, लेकिन वो अडिग जज 12 जून को फैसला सुनाने का फरमान जारी कर देता है। हालांकि प्रशांत भूषण के मुताबिक 12 जून की तिथि भी उन्हें यह ध्यान रख करके तय की गई कि उस समय तक की गुजरात में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। सरकार के लिए यह फैसला कितना महत्वपूर्ण था वो इस बात से भी साफ होता है कि उसकी भनक भर पाने के लिए जस्टिस सिन्हा के पीछे सीआईडी लगा दी गई थी। प्रशांत भूषण के मुताबिक सीआईडी के एक दल को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी तरीके से यह पता लगाया जाए कि जस्टिस सिन्हा क्या फैसला देने वाले हैं। वो लोग 11 जून की देर रात सिन्हा के निजी सचिव मन्ना लाल के घर भी गए, लेकिन मन्ना लाल ने उन्हें एक भी बात नहीं बताई। इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी लगा दी थी कि यह फैसला उन्हें पहले से पता चल जाए क्या होने वाला। हालांकि वो भांप चुके थे कि फैसला उनके खिलाफ आएगा। जज को खरीदने की रिश्वत की कोशिश की गई, लेकिन नहीं माने। दरअसल जस्टिस सिन्हा ने पहले ही मन्ना लाल को सचेत कर दिया था कि फैसले की भनक किसी को यहां तक कि उनके परिवार के लोगों को भी नहीं लगनी चाहिए। काफी बहलाने फुसलाने के बाद भी जब मन्ना लाल कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुए तो सीआईडी वालों ने उन्हें धमकाया, हम लोग आधे घंटे में फिर वापस आएंगे, हमें फैसला बता दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। लेकिन मन्ना लाल ने उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी और फैसले की घड़ी आ गई थी। वैसे मन्ना लाल चाहकर भी कुछ नहीं बता सकते थे, क्योंकि जस्टिस सिन्हा ने फैसले के महत्वपूर्ण अंशों को अंतिम क्षणों में जोड़ा था। यानी कि उन्होंने अपने जो पीए थे उनको भी इस फैसले के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। इंदिरा गांधी और उनके करीबी लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि जस्टिस सिन्हा किस तरीके का फैसला सुनाने वाले हैं। पुपुल जयकर इंदिरा गांधी एक जीवनी है जिसमें लिखती हैं कि फैसले से पहले मैं इंदिरा गांधी से मिली थी। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के वो काफी असहज और डरी हुई महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा था कि जून के अंतिम सप्ताह में मेरे साथ मैक्सिको में होने वाली मुलाकात बहुत कुछ इस फैसले पर दरअसल मुनस्सर करेगी। यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि निर्भर हो गए थे। तो फिर ये कहते हुए वो बहुत गंभीर थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उस समय प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार रहे HY शारदा प्रसाद के पुत्र रवि वी शारदा प्रसाद अपने पिता की उस समय की डायरियों के हवाले से 13 जून 2022 को ओपन पत्रिका में लिखते हैं कि जैसे ही पता चला जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का 12 जून का फैसला उनके खिलाफ में जा सकता है, जैसे ही इंदिरा गांधी को इस बात की भनक लगी कि यह फैसला उनके खिलाफ में आने वाला है, तो इंदिरा गांधी ने फोन करके सिद्धार्थ शंकर रे से 11 जून तक दिल्ली आने को कहा, ताकि उस आशंकित फैसले के खिलाफ में अगली रणनीति तैयार की जा सके। 2 दिन पहले ही 10 जून को ही दिल्ली आ गए और इंदिरा गांधी के निजी सचिव RK धवन ने भी बाद में इस बात की पुष्टि की थी कि फैसले के एक दिन पहले ही, यानी कि फैसला 12 जून को सुनाया जाना है और 11 जून को दरअसल कोरे और कानून मंत्री हरिराम गोखले ने एक साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली अपील के ड्राफ्ट पर चर्चा की और 12 जून 1975 की सुबह 10 बजने से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। क्योंकि अब इंदिरा गांधी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे, जहां पर वो रायबरेली में 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके आई थी और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने पॉलिटिकल मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव में धांधली की है, तो इसलिए देश की जनता उत्सुक थी ये जानने के लिए और कोर्ट रूम भरा हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही पूरे देश और दुनिया की निगाहें भी जस्टिस सिन्हा के फैसले पर टिकी हुई थी। जस्टिस सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए और शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राजनारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। हालांकि राजनारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ में गिनाए गए थे, उनमें से भ्रष्टाचार से जुड़े 5 मामलों में उन्होंने गांधी को राहत दे दी थी। लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के तहत उन्होंने इंदिरा गांधी को 2 मुद्दों पर चुनाव में भ्रष्ट और अनुचित साधन अपनाने का दोषी पाया। पहला तो यह कि इंदिरा गांधी के सचिवालय में OSD यानी कि विशेष कार्य अधिकारी यशपाल कपूर को उनका चुनाव एजेंट बनाया गया, जबकि उस समय तक वो सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने 7 जनवरी से इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था, जबकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा 13 जनवरी को दिया, जिसे 25 जनवरी को स्वीकार किया गया था।
ये एक मामला था जिसमें इंदिरा गांधी को भ्रष्ट पाया गया जस्टिस सिन्हा के मुताबिक। दूसरा मामला था श्रीमती गांधी की चुनावी सभाओं के मंच बनवाने में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मदद लेना। इन अधिकारियों ने कथित रूप से उन सभाओं के लिए सरकारी खर्चे पर लाउड स्पीकरों और शामियानों की व्यवस्था करवाई थी। जस्टिस सिन्हा ने अपने 258 पृष्ठ के फैसले में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। यानी कि नारायण की जो याचिका में जिक्र किया गया था वही पाया जस्टिस सिन्हा की जांच ने। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल गैर कानूनी था। इन्हीं दो मुद्दों को आधार बना करके उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा का चुनाव निरस्त कर दिया और उन्हें फैसले की तारीख से 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया था। आप लोग समझिए कि एक मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ में एक जज की इतनी जो है हिम्मत, जो अपने लगातार फैसले पर वो अडिग बने रहे और उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें करना क्या था। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के इतिहास में भी संभवतः ये पहला मौका था और मुझे लगता है ये आखिरी भी मौका होगा जब किसी हाईकोर्ट के जज ने पद पर रहते किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ में इस तरीके का कोई फैसला सुनाया हो। इसके बारे में देश विदेश में तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। अधिकतर प्रतिक्रियाओं में जस्टिस सिन्हा के फैसले की सराहना करते हुए उन्हें एक ईमानदार, न्यायप्रिय, साहसी और निडर जज करार दिया गया। लेकिन तत्कालीन सत्ता गलियारों में उनकी तीखी आलोचना भी की गई। क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पूरे देश में कांग्रेस का शासन था, तो यकीनन तौर पर आलोचनाओं का सामना करना तो लाजमी था। हालांकि जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले के साथ दरअसल स्थगन आदेश भी जारी करते हुए इंदिरा गांधी को उनके फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों की मोहलत भी दे दी थी। राजनारायण के वकील शांति भूषण अफसोस जाहिर करते हुए कोर्टिंग डेस्टिनी में लिखते हैं, उनकी ये किताब है कि संयोग से मैं उस दिन 12 जून को इलाहाबाद में नहीं बल्कि किसी अन्य मुकदमे के सिलसिले में बंबई में था। मैं उस दिन यहां पर होता तो इस स्टे के लिए अपील का पुरजोर विरोध करता, क्योंकि अतीत में ऐसे बहुत सारे मामलों में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों के चुनाव में भ्रष्ट आचरण साबित होने पर अदालत ने उन्हें चुनाव को निरस्त करके उनके चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें स्टे नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा कि हम 20 दिन का भी मोहलत नहीं देते कि इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का समय मिलता। सबको पदत्याग करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं 12 जून को वहां हाई कोर्ट में होता तो शायद इस मामले में भी इंदिरा गांधी को स्टे नहीं मिलता और भारत का राजनीतिक इतिहास कुछ और ही लिखा जाता, क्योंकि इसी स्टे की वजह से इंदिरा गांधी के दिमाग में ये इमरजेंसी की जो आपातकाल लगाता ये खुरापात आई। फैसले के समय श्रीमती गांधी के वकील सतीश खेरे ने भी कश्मीर में वो थे। फैसले की तिथि सामने आते ही उन्हें विशेष दूत से खबर भिजवा करके इलाहाबाद बुलवाया गया। 11 जून की शाम को ही इलाहाबाद पहुंचे थे और अमेरिकी मूल की लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लंदन के मशहूर अखबार टाइम्स की टिप्पणी को दरअसल मेंशन किया, जिसमें जस्टिस सिन्हा के फैसले को कुछ ज्यादा ही कठोर करार देते हुए लिखा था कि ये तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी जैसा है। जैसा कि मैंने कहा, जस्टिस सिन्हा की निडरता और अडिगता को लेकर के राजनीतिक गलियारों में आलोचना भी हुई थी, जिसकी वजह से इस तरीके के तंज उनके फैसले पर कसे जा रहे थे। कुछ इसी तरीके की टिप्पणी लंदन के गार्जियन अखबार ने भी की थी। तो कुल मिलाकर के ये जो एक के बाद एक टिप्पणियां आई थी, इन टिप्पणियों को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है। लेकिन जस्टिस सिन्हा की दिलेरी, जस्टिस जो उन्होंने ये फैसला सुनाया, जो अडिग बने रहे तमाम ऑफर मिलने के बावजूद, मुझे लगता है कि ऐसा जज न तो भारत के इतिहास में कोई था और न शायद अब होगा। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।